मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 25 ऑक्सीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, हिंदी में कहेंगे उत्सर्जन संबंधित रोग। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 25 मानव का उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक उत्सर्जन संबंधित रोग का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन उत्सर्जन संबंधी रोग। स्टूडेंट फर्स्ट, उत्सर्जन का सामान्य अर्थ हमने पढ़ा या परिभाषा पढ़ी है पहले कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है या बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है वो है यूरिया, यानी मानव यूरियोटेलिक प्राणी है और यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, परंतु इसको ब्लड से आइसोलेट, ब्लड से पृथक किडनी द्वारा किया जाता है। अब मानव में जो उत्सर्जन प्रक्रिया संपन्न होती है उसमें कुछ बार अनियमितता होने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। ये बोल सकते हैं मानव में उत्सर्जन क्रिया में अनियमितता होने पर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन संबंधित कुछ प्रमुख रोग निम्न है कि मानव में उत्सर्जन प्रक्रिया से संबंधित अनेकों रोग होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट और मुख्य रोग है इसमें गाउट। दो मुख्य बिंदु हैं इसमें, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। फर्स्ट है इट इज ए जेनेटिक डिजीज, इट इज ए जेनेटिक डिजीज, ये बोल सकते हैं। पहला, यह एक आनुवांशिक रोग है, तो ये बोल सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, पेरेंट से प्रोजेनी में स्थानांतरित होता है। सेकंड है मानव के जो प्रमुख जॉइंट हैं, जैसे घुटने का जॉइंट है, कुहनी का जॉइंट है, या आगे कंकाल तंत्र में हम कुछ विशेष जॉइंट पढ़ेंगे, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, उनके जॉइंट्स आएंगे। उन जॉइंट्स में यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। ध्यान ये रखना है, मानव में अल्प मात्रा में, काफी कम मात्रा में यूरिया के साथ साथ यूरिक अम्ल भी बनता है, परंतु ये यूरिक अम्ल कुछ बार मानव के जो जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ संधियाँ पाई जाती हैं,
वहां इसका संग्रहण हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिससे पेन महसूस होता है। ये बोल सकते हैं इसमें यानी गाउट में रुधिर में यूरिक अम्ल, ये ध्यान रखना है किसका जमाव, यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। फर्स्ट किसकी, यूरिक एसिड की। यह भी नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है जो कि जॉइंट्स यानी संधियों में तथा किडनीज टिश्यूज, किडनी के ऊतकों में जमा हो जाता है। दूसरा है कुछ कारण ये रोग बढ़ भी सकता है। यह रोग उपवास, व्रत बोलते हैं अपन जिसे, उपवास व निर्जलीकरण के कारण, निर्जलीकरण से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखो, निर्जलीकरण में भी जल की क्या होगी, देह में कमी होगी, उपवास में भी जल की कमी होती है। जल की कमी होने पर यह सॉलिड, जल में घुलनशील भी नहीं है, अतः जल में ये सामान्यतः यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो ये जॉइंट से या किडनी में जमा हो जाता है। किन कारणों से बढ़ सकता है? उपवास से व निर्जलीकरण से। तो दो बिंदु ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट तो है यह आनुवांशिक रोग है, यूरिक अम्ल की जमाव के कारण ये सामान्यतः रोग होता है। सेकंड है यूरेमिया, यूरेमिया डिजीज। देखो, सामान्यतः मानव का जो रक्त है उस रक्त में 10 से 30 mg प्रति 100 ml यूरिया पाई जाती है। कितनी? 100 ml ब्लड में 10 से 30 mg यूरिया उपस्थित होती है। परंतु यदि इससे अधिक यूरिया पाई जाती है उसे यूरेमिया कहते हैं, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जब रक्त में यूरिया की मात्रा सामान्य व्यक्ति में कितनी होती है? 10 से 30 ग्राम, एवरेज अगर हम 25 ग्राम के आसपास प्रति 100 ml से अधिक हो जाती है तो उस अवस्था को यूरेमिया कहते हैं। पहले वाले में यूरिक अम्ल बढ़ रहा था, इसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इस अवस्था को यूरेमिया कहते हैं। तीसरा है जो कॉमन रोग हो चुका है आजकल, किडनी स्टोन, यानी किडनी में गांठों का होना, जिसे बोलेंगे पथरी बोल देते हैं साधारण भाषा में, वृक्क पथरी। सामान्यतः जल कंटेंट कम मात्रा में लेने से, कुछ विशेष पदार्थों के किडनी में जमा होने से किडनी स्टोन्स का निर्माण होता है। अब ये मुख्यतः ऑक्जिलेट के कारण बनती हैं। किडनी में स्टोन्स मुख्यतया कैल्शियम के ऑक्जिलेट, यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट बोल सकते हो आप, ये मुख्य कारण है, इसके कारण गांठें बनती हैं। फॉस्फेट लवण व यूरिक अम्ल के क्रिस्टल
के कारण बनती हैं, जिससे यूरिन त्यागने में बाधा, क्योंकि ये कहाँ फंसते हैं, यूरेटर में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन नहीं आ पाता है, बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ में ध्यान रखना, इनसे पेन भी होता है, दर्द भी महसूस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट यदि ब्लड में उपस्थित हैं उसको, जैसे अगर हम देखें ग्लाइकोसूरिया, देखो नाम से स्पष्ट है, शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अधिक हो तब यूरिन में शर्करा की उपस्थिति एवं उत्सर्जन से ग्लाइकोसूरिया रोग उत्पन्न होता है। दूसरा है, ग्रंथि के चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, यह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस या मेलिटस रोग भी कहते हैं। आगे ग्रंथि एंडोक्राइन चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डायबिटीज मेलाइटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज या शर्करा के कारण डायबिटीज मेलाइटस होगा। कब होगा, जब यूरिन में यदि यूरिन में शर्करा की अधिक उपस्थिति है तथा उस शर्करा का उत्सर्जन भी अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड में शर्करा की कमी हो जाएगी, उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अब देखो सेकंड है, यदि प्रोटीन कंटेंट उपस्थित है तो उसे क्या बोल देंगे, प्रोटीनोन्यूरिया। नेक्स्ट है प्रोटीन्यूरिया। कब होगा, सामान्यतः प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर। यूरिन में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर प्रोटीनूरिया रोग होता है। देखो नेक्स्ट है कीटोन्यूरिया। नाम से स्पष्ट है, क्या उपस्थित हो यूरिन में यदि कीटोन काय, यूरिन में कीटोन काय जैसे एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है, कीटोन्यूरिया। देखो कीटोन काय कब बनते हैं मानव के देह में, मानव में मुख्यतः हम 3 न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। यदि कार्बोहाइड्रेट देह में उपस्थित नहीं है तब वसा ऑक्सीडेट होगा, वसा के ऑक्सीडेशन से हमें ऊर्जा मिलेगी, साथ में उत्पाद के रूप में कीटोन काय बनते हैं। आपने कीटोन ग्रुप पढ़ा होगा, वो कंपाउंड इसमें बनते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, यदि आरबीसी अधिक हो या यूरिन में यदि आरबीसी की उपस्थिति हो
तो उसे बोलेंगे हीमेटोयूरिया। यूरिया ब्लड में उपस्थित नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया के साथ साथ आरबीसी की उपस्थिति हो या आरबीसी का भी निष्कासन हो, यूरिन के साथ आरबीसी का निष्कासित होना क्या कहलाता है? हीमेटोयूरिया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यूरिया। यूरिया यानी यूरिन में उपस्थित नाइट्रोजनीय सब्सटेंस और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी यदि निष्कासित होता है तब ये बोल सकते हैं यूरिन में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति को हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है एक स्पेसिफिक प्रोटीन यदि उपस्थित हो, सामान्यतः हेन एक में पाई जाती है एल्बुमिन। मानव में भी ये परिवहन के चैप्टर में हमने पढ़ा है, 2.5% के आसपास उपस्थित होती है। वंस अगेन, एल्बुमिन सामान्यतः हेन एक में उपस्थित होती है। मानव के ब्लड प्लाज्मा में भी है, 2.5 नहीं भी 4.5% इसकी मात्रा होती है। इसको बोलेंगे एल्बुमिन यूरिया, यानी मानव के यूरिन में किसकी उपस्थिति हो? एल्बुमिन की। इस रोग में एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है साधारणतः एक रोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, पीलिया, जोंडिस कहते हैं इसे इंग्लिश में। इंग्लिश शब्द भी ध्यान में रखना है, जोंडिस। कब होगा? आगे पाचन के चैप्टर में आएगा आपके सामने, कुछ बाइल साल्ट हम पढ़ेंगे, पित्तवर्णक। यूरिन में पित्तवर्णकों, 2 वर्णक पढ़ेंगे, बिलरुबिन व बिलवर्डिन। ये ध्यान में रखना आपको, बिलरुबिन व बिलवर्डिन का अत्यधिक मात्रा में पाया जाना पीलिया कहलाता है। अब ध्यान रखना, बनते हैं सभी मनुष्यों में बनते हैं, परंतु कुछ बार पित्त नलिका में रिकआउट होने का ऐसा पित्त नलिका में रुकावट होने पर पिता से एक नलिका निकलेगी, उसे पित्त नलिका कहते हैं। वो पित्त सामान्यतः ग्रहणी भाग में आता है, डुओडेनियम पार्ट में, आहार नाल के डुओडेनियम पार्ट में आता है। वो कुछ अंश में भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। उसी के साथ बिलरुबिन बिलवर्डिन आते हैं। परंतु पित्त नलिका में किसी पदार्थ की उपस्थिति या जमाव के कारण पित्त नलिका में यदि रुकावट होती है तो ये पित्तवर्णक बिलरुबिन बिलवर्डिन लीवर में इनकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है, जिससे पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट है 2 शब्द हम पढ़ेंगे, पाई यूरिया व डिसयूरिया। दोनों अच्छे शब्द हैं। पाई यूरिया के से क्या अभिप्राय है? सामान्यतः पस सेल की अधिकता हो, पस सेल यानी मवाद कोशिकाओं की, मूत्र में या यूरिन में मवाद कोशिकाओं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पस सेल्स, का पाया जाना पाई यूरिया कहलाता है। ध्यान रखना है ये, किसमें? यूरिन में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना पाई यूरिया। एक शब्द और आता है डिसयूरिया, उसमें यूरिन
त्यागते समय पेन महसूस होता है, डिसयूरिया। ये शब्द भी ध्यान में रखना है। मूत्र त्याग के समय दर्द यानी पेन की अवस्था को डिसयूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है रोगों में, इलेक्ट्रोयूरिया। इससे यूरिन ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखना है। यूरिन में होमोजेंटिसिक, वंस अगेन, यूरिन में होमोजेंटिसिक या इलेक्ट्रॉन केमिकल आयन का पाया जाना इलेक्ट्रोन्यूरिया कहलाता है। देखो सामान्यतः क्या होगा इसमें, जब ये अमल कौन सा, होमोजेंटिसिक अमल या अन्य नाम है इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वायु के संपर्क में आता है तो यूरिन ब्लैक रंग में दिखाई देता है, काले रंग में दिखाई देता है, जिसे कृष्णमूत्र रोग भी कहते हैं। ये इसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ये सामान्यतः एक विशेष प्रकार का रोग है, क्योंकि इसमें यूरिन का कलर वायु के संपर्क में आने पर बदलता है। किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का, क्योंकि यूरिन में इलेक्ट्रॉन एसिड की अधिकता रहती है, जिसे होमोजेंटिसिक अम्ल भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वायु के संपर्क में आने पर यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है या दिखाई देता है, अतः इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस, या इसे बोलते हैं ब्राइट रोग। सूजन आ जाती है इसमें, ब्राइट रोग, या इसे नेफ्रिटिस रोग भी बोलते हैं। नेफ्रिटिस रोग एक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई। जीवाणु के ग्लोमेरुलस में संक्रमण यानी इन्फेक्शन, संक्रमण से सामान्यतः आरबीसी व कुछ प्रोटीन छन जाते हैं। संक्रमण से इन्फ्लेमेशन फर्स्ट, तो सूजन आ जाती है, जिससे प्रोटीन क्या बोलेंगे, अधिक होंगी तो प्रोटोन्यूरिया, व आरबीसी ये अधिक होंगे तो क्या बोल देंगे, हीमेटोयूरिया। प्रोटीन अधिक है तो प्रोटीनोयूरिया। तो ये तीनों रोग हो जाते हैं उस व्यक्ति को। आरबीसी भी छनकर निस्यंदित हो जाते हैं। ये शब्द लिखा है
निस्यंदित। दूसरा है इसका प्रॉपर इलाज ना होने पर पैरों में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट है तरल के ऊतकों में जमाव से टांगों में सूजन आ जाता है, जिसे ईडिमा या ड्रोप्सी कहते हैं। ये रोग आगे भी हम पढ़ेंगे ग्रंथि वाले चैप्टर में। ईडिमा या इसको ड्रोप्सी कहते हैं। ये सामान्यतः कुछ स्पेसिफिक डिजीज थे। एक डिजीज हम डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ मिलाइटस पढ़ा है। डायबिटीज इंसिपिडस उस एंडोक्राइन सिस्टम के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।